लोग लास्ट टाइम ये कर रहे थे कि हमने 10th क्लास का जो साइंस का चैप्टर है हमारा विद्युत वाला, उसमें हमने ये जो लास्ट फॉर्मूला सीखा था वो ये सीखा था कि V हमारा जो था वो W/Q था, जहाँ पे V हमारा जो विभवांतर होता है, W हमारा किया गया कार्य और Q होता है कि जिस चार्ज को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था वो। आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो मैं बताऊंगा ओम का नियम, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओम का नियम, जिसको हम ओम्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी कुछ स्टेटमेंट की क्या कहता है वो देखनी है, और इसका जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको देखना है। तो अभी मैं मतलब इसकी एक थ्योरी बताऊं तो ओम का नियम कहता है हमारा कि कोई भी एक विद्युत परिपथ, अच्छा विद्युत परिपथ आ गया तो मैं जरा से ना एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए ये मेरा सर्किट है और यहाँ पे लगा देता हूँ एक अप्लायंस यानी कोई भी उपकरण। तो मैंने बल्ब लगा दिया और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ जो इसको पावर देगी, और यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं लगाएंगे हम इसमें। ये प्लस हो गया बड़ा वाला और ये माइनस हो गया। तो ये जो है ये हमारे विद्युत परिपथ है, यानी जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। एक सर्किट में मेनली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो सबसे पहली चीज़ चाहिए होता है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है जहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी। भैया एनर्जी तो हमें देनी ही पड़ेगी, हमें अगर कुछ काम करवाना है, वर्क करवाना है, यानी हमें हमारा मेन काम है कि हमें बल्ब को जलाना है। तो अगर मैं इस विद्युत परिपथ की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो हमारी वो होती है सोर्स। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ये अप्लायंस, यानी कि ये जो एक उपकरण है। उपकरण मतलब जिसको भी हमें काम कराना है। आप चाहो तो उसकी जगह फैन लगा सकते हो, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, मोटर हो सकती है, जो चीज़ भी है वो मतलब जिसको भी काम करवाना है वो तो होगा ही होगा। बट इसको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी इस बैटरी से, और इस बैटरी की कुछ ना कुछ क्या रहने वाली है, वोल्टेज रहने वाली है। और इस बैटरी में कहीं ना कहीं क्या जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो इस बैटरी में से क्या जा रहा होगा, कहीं ना कहीं से करंट जा रहा होगा। तो जो हमें ओम का नियम है वो कुछ रिलेशन बताता है V और I के बीच। यही रिलेशन हमें देखनी है यहाँ पे कि जो ओम का नियम है वो कुछ रिलेशन बताएगा V और I के बीच। तो ओम का नियम कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो विभवांतर होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है उसमें बह रही विद्युत धारा है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था, जैसे कि मैंने बोला कि तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसमें बह रहे करंट के, यानी जो फ्लो हो रहा है करंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है जरा इसको समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूँ सिंपली, मैं बोलता हूँ कि मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो मेरा अपने आप करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो। अगर मैं बोलूँ कि मैं वोल्टेज कम कर रहा हूँ तो मेरा करंट क्या होगा, करंट भी हमारा कम हो जाएगा। तो ओम का नियम ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो हमारी वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती होती है। और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है धनात्मक संबंध, कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी और एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। अच्छा यहाँ तक ठीक है। बट एक बात आती है, क्या हमें इसको हटाना पड़ता है, क्योंकि हम तो बचपन से ये वाला साइन पढ़ते हैं, और इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना होता है जिसको हम बोलते हैं आर। अब यहाँ आर क्या है, आर है हमारा प्रतिरोध। क्या है ये हमारा प्रतिरोध, जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। रेजिस्टेंस अभी बताऊंगा मैं रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है और ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मटेरियल मतलब कांस्टेंट होने वाली कि आप, अगर मैं इस विद्युत परिपथ की बात करता हूँ, आप इसकी वोल्टेज करंट कितनी भी कम ज़्यादा कर लो उसका इस प्रतिरोध पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि ये भी उस वजह से कम या ज़्यादा हो रहा होगा। इसकी जो वैल्यू अगर यहाँ पे फिक्स है, मैं बोलूँ कि इसका कुछ प्रतिरोध होता है, मैं बताऊँगा अभी प्रतिरोध क्या होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल मतलब वो किस पदार्थ का बन रहा है। मैं बोलूँ कि मैं दो चीज़ ले लेता हूँ, दो मतलब एक मैंने कोई कॉपर की वायर ले ली, मान लेते हैं कॉपर की वायर, और एक ले लेते हैं हम सिल्वर। सिल्वर मतलब Ag। अब दोनों का जो प्रतिरोध होगा वो अलग अलग होगा, ये नहीं कह रहा मैं
कि वोल्टेज कम करूँगा ज़्यादा करूँगा तो मेरा आर भी कम या ज़्यादा हो जाएगा। ये जो ओम का नियम है सिर्फ इसके और इसके बीच में रिलेशन देता है, पर आर का उससे कोई लेना देना नहीं होता। आर जस्ट एक कांस्टेंट है, प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है। इसको मैं समझाऊंगा अभी। फिलहाल इतना याद रखिए कि ओम का नियम कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें फ्लो हो रहा है करंट। यानी कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। और वो तुमसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी व्यंजक पूछता है तो आपको क्या लिखना है कि V इक्वल टू जो है हमारा I, और ये कैसे आए ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं थोड़ी सी और डिटेल बात करता हूँ। मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ। ग्राफ अक्सर बच्चे फॉर्मूला वगैरह सब रट जाते हैं, डेफिनेशन याद कर लेते हैं, बट वो पेपर में हमें ग्राफ दे देता है और वहीं से हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे V और I के बीच में ग्राफ बनाना है, V वर्सेस I का ग्राफ बनाना है, तो मैं यहाँ पे दो एक्सिस ले लेता हूँ। ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, जबकि ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस। हाँ, x एक्सिस पे मैं करंट मान लेता हूँ कि x एक्सिस पे मेरा क्या होने वाला है करंट, और करंट जो होगा वो एम्पियर में ले लेते हैं। y एक्सिस पे मान लेते हैं कि हम वोल्टेज लेंगे और वोल्टेज हम वोल्ट्स में ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनता है वो एक लीनियर रिलेशन देता है। लीनियर रिलेशन का मतलब एक सीधी सरल रेखा यानी ऐसे सिंपल सी कर्व बनेगी जो हमें दोनों के बीच के रिलेशन को बताती है कि भाई अगर आप V बढ़ाओगे तो आपका I भी क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है। मैं काम करता हूँ उसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारा कुछ पॉइंट होगा A और एक यहाँ पॉइंट मान लेते हैं B, और इस पर हम समझते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। अब यहाँ पे कुछ हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम टू सेम, इधर भी कुछ वैल्यू होगी और इधर भी कुछ वैल्यू होगी। मैं काम करता हूँ, मान लेता हूँ ये मुझे दिया था 5 एम्पियर और ये दिया था 10 एम्पियर, और इसको मान के चल लेते हैं हम 5 या फिर मैं मान लेता हूँ 2 वोल्ट और इसको मान लेता हूँ मैं 3 वोल्ट। अब देखते हैं हमें क्या बता रहा है। ये हमें ये बोलेगा कि अगर आप A से B मूव कर रहे हो, A से B मूव कर रहे हो यानी आपने वोल्टेज कितनी बढ़ा दी, पहले 2 थी और वोल्टेज 3 कर दी यानी 1 बढ़ा दी, तो इसका मतलब जो करंट है ये भी तो बढ़ जाएगा। यानी पहले करंट 5 एम्पियर था और अब आपका करंट जो हो गया वो 10 एम्पियर हो गया। तो ये तो मेरे को वही रिलेशन बताता है जो मैंने अभी थ्योरी में दी थी, यानी कि ये बताता है V जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट भी आपका बढ़ रहा है। हाँ, एक चीज़ ये याद रखनी है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर मैं वोल्टेज 2 बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी मेरा 2 ही बढ़ेगा, या वोल्टेज में 5 बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी मेरा 5 ही बढ़ेगा। ऐसा हम कह नहीं सकते, मतलब ये ज़रूरी नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंड करेगा कि वोल्टेज और जो हमारा करंट है वो हमारा मतलब कि क्या हमने उसके अंदर अप्लायंस लगा रखा है ना, और हम ये देखेंगे कि पहले हमने कितनी वोल्टेज सप्लाई करी और बाद में हम कितनी वोल्टेज सप्लाई करें। तो ये चीज़ हमें जो रिलेशन है अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक ग्राफ प्लॉट करना है, मैं इसी पे एक और ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले रफ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो सिंपली आपको बोलेगा कि मान लीजिए हमें ग्राफ गिवन है, ग्राफ कैसा है, ये तो आपकी वोल्टेज है इधर और इधर दिया आपको करंट, वोल्टेज जो दी है वो वोल्ट में दिया और करंट आपको एम्पियर में दिया। कहता है क्या कि भाई अगर मेरी वोल्टेज क्या है 3 वोल्ट है तो करंट था 2 एम्पियर, मैंने वोल्टेज बढ़ा दी 5 वोल्ट तो करंट हो गया 10 एम्पियर, मैंने वोल्टेज कर दी मान लो 7 वोल्ट तो करंट मेरा कितना बढ़ जाता है, मान लो करंट बढ़ जाता है मेरा कितना, मान लेते हैं कितना बढ़ रहा है 18 एम्पियर कर लेते हैं, मान लेते चलो कितना भी मतलब जितना भी वो बढ़ रहा है उतना मान लेते हैं, जो भी हो रहा है वो देखते हैं क्या कैसे करेंगे मतलब उसको। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सिस पे मैं करंट ले लूँगा और मैं करंट लूँगा यहाँ पे एम्पियर में, और इस एक्सिस पे मैं वोल्ट ले लूँगा, वोल्ट मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज होगी वोल्ट्स में। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ और गैप इंटरवल जो है वो बराबर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 का गैप ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 15 16 और ये 18। आप इसको स्केल से बना लेना, अभी सही होगा क्योंकि मैं इतना बड़ा स्केल तो भाई होता नहीं है,
वो बोलता है अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, वोल्टेज ले लेता हूँ। और वोल्टेज में कैसे लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमने 9th में ग्राफ तो पढ़ा ही कि भाई अगर मेरा करंट जो है वो कितना था, करंट मेरा था 2, तो वोल्टेज हमारी 3 है, तो ये कुछ ऐसे आएगा, है ना। ये मेरा करंट है इस एक्सिस पे, तो इसको 3 तक ले जाओ। अब वोल्टेज तो हो गई हमारी कितनी, मान लो 5, और करंट हो गया 10, तो करंट 10 है और वोल्टेज 5, तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे कुछ, ठीक है, ऐसे ले गए हम इसको। अगर मैं बोलूँ वोल्टेज मेरी 7 है, तो करंट हमारा कितना है, 18 एम्पियर, तो वोल्टेज 7 और करंट हमारा 18 एम्पियर। तो हमें कुछ ऐसी रिलेशन दे रहा होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली। और ऐसे हम कई सारे ग्राफ बना सकते हैं इसके, अगर वो तुम्हें कुछ भी देता है तो। और इससे हमें पता होना चाहिए कि दोनों के बीच रिलेशन कैसा होता है। तो दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो एक तरीके का लीनियर रिलेशन होता है। अगर मैं थोड़ी सी और आगे बात करूं तो मैं बोलता हूं कि अगर V = हमारा IR है, तो यहाँ से 2 फॉर्मूले और निकल सकते हैं। पहला I = V/R, और दूसरा निकलेगा R = V/I। I का फॉर्मूला हमने पहले भी एक पढ़ा था, जो होता है क्या, हमने पढ़ा था I का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है, ये याद रखना है, यहीं से रिलेशन है ना। हाँ, अब एक नई टर्म आती है यहाँ पे, प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये R जो होता है ये हमारा प्रतिरोध होता है। वैसे प्रतिरोध क्या होता है अभी सुनते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, बता उसको क्या। अब मान लो आप बाइक चला रहे हो, अब आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक पे बैठे हो, चला रहे हो, और आप इस एकदम ऐसे सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लिया आप जा रहे हैं, आप जा रहे हो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही आप नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बाइक चलाते हुए जा रहे होगे, तो आपको फील होगा अपोजिट डायरेक्शन में कि एक चीज़ है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। यानी कि वो क्या है, वो हवा होगी और कुछ नहीं, वायु होगी जो आपको रोकेगी, यानी आपको जाने से रोक रही है। सेम टू सेम मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास एक वायर है, एक वायर है। अब मेरे को पता नहीं है किस चीज़ की वायर है, बट वायर है, और मैं इसमें से करंट फ्लो करवाना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में। A to B में क्या करवाना चाहता हूँ, करंट फ्लो करवाना चाहता हूँ। बट इसकी एक प्रॉपर्टी होगी जो क्या करेगी, इस करंट को यहाँ बहने से रोकेगी। और उसी प्रॉपर्टी को मैं क्या नाम दे देता हूँ, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक वह प्रतिरोध होता है, यानी कि मतलब प्रतिरोध वो एक रोधक होता है जो क्या करता है, करंट को अपने में बहने से रोकता है। तो यहाँ से मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई, क्या, कि अगर मैं बोलूँ कि किसी तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि करंट तो भैया उसमें से कम जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि तार का प्रतिरोध कम है, तो इसका मतलब है करंट ज़्यादा जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपकी हवा कम चल रही है तो आप आसानी से तेज़ी से बाइक निकालते हुए ले जाएंगे। बट अगर हवा बहुत तेज चल रही है, आंधी सी आ रही है, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी आप फुल स्पीड से नहीं जा सकते। सेम टू सेम नेचर होता है प्रतिरोध का, यानी ये इस तार की वो प्रॉपर्टी होगी जो इसके अंदर करंट को बहने से रोकेगी। तो अगर इसकी पावर कम है, यानी प्रतिरोध कम है, तो करंट ज़्यादा बनेगा। और अगर प्रतिरोध की पावर ज़्यादा है, पावर मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो करंट कम बहेगा। और ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लिए फॉर्मूले में। मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये अपने आप कम हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं वोल्टेज को फिक्स कर देता हूँ। मान लो मेरी वोल्टेज 10 है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार I को मैं लेता हूँ 2 और एक बार मैं I को ले लेता हूँ 5। तो ये वैल्यू तो मेरी आ जाएगी 5 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। मैं क्या बताना चाहता हूँ, पहले मेरा करंट कम था, करंट कम था, R तो मेरा क्या आया, ज़्यादा आया। अब मैंने करंट बढ़ा दिया, अगर मैंने करंट बढ़ा दिया तो R मेरा क्या आया, कम आया। यानी क्या बताना क्या चाहता है, ये इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन ही बता रहा है। क्या कि अगर आपका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है,
तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से करंट जो है वो कम जा रहा होगा, और अगर आपका रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब करंट उसमें से ज़्यादा जा रहा होगा। और यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो इसकी भी कुछ ऐसा यूनिट्स होती है, यूनिट्स नहीं सिर्फ यूनिट होती है क्या, और वो होती है ओम। ऐसे बनाते हैं इसको, इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं इसको? ओम। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें और बताऊंगा कि और इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। बाकी तुम्हें अभी तक यहाँ पे कुछ भी डाउट होता है तो तुम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस डाउट की पिक जो है सेंड कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो चीज़ समझा दूंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि V = हमारा IR होता है, जो कि ओम के फॉर्मूले से यानी ओम के नियम से आया। जहाँ पे हमने एक नई टर्म देखी प्रतिरोध। प्रतिरोध कुछ नहीं, बस एक ऐसी वैल्यू होती है जो करंट को बहने से रोकती है, कि अगर ये वायर है और इसमें करंट जाएगा तो उस करंट को रोकेगी भैया तुम अंदर। और प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम बहेगा, और प्रतिरोध जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा बहेगा। इतना ध्यान रखना है। बाकी कुछ फॉर्मूले होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कुछ भी डाउट होता है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे उस डाउट को सेंड कर सकते हो और मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ।